1 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि बीजेपी ने पोरबंदर और बनासकांठा लोकसभा सीट जीत ली है। बीजेपी ने दोनों लोकसभा सीट के अलावा 3 विधानसभा सीट पर भी जीत दर्ज की है और 1 सीट पर आगे चल रही है। 2014 का सेमीफाइनल माने जाने वाला ये लोकसभा उपचुनाव में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से फिलहाल कहीं ज्यादा आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में मोदी का जलवा दिखा तो बिहार में नीतीश पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के महाराजगंज में हुए उपचुनाव में नीतीश की पार्टी पीछे चल रही है। यहां आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह तकरीबन 30,000 वोटों से आगे हैं। चुनावी रुझानों से खुश लालू प्रसाद यादव ने इसे नीतीश का पतन बताया है। तो लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की गुजरात में ये जीत और महाराजगंज में आरजेडी जिस तरह से आगे चल रही है, उसके और ज्यादा विश्लेषण के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया का। दीपक जी। निसंदेह चित्रा, खुशी की बात है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि मोदी इन चुनाव में बल्ले बल्ले हैं और बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी के जो सबसे राजनीतिक विरोधी माने जाते थे नीतीश कुमार को बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। और नीतीश कुमार के लिए सोचने वाली बात होगी कि अगर 9 साल में उन्होंने वाकई इतना शासन किया है, इतना सुशासन किया है, बिहार को इतना कुछ दिया है, तो क्या सिर्फ जातीय समीकरणों के कारण वो हार रहे हैं? जातीय समीकरणों की बात तो अलग है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो क्या नीतीश अपनी ग्रिप कमजोर कर रहे हैं? लेकिन जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा सा मचा हुआ है, ये कहें कि प्रचार हो रहा है। वहां पर जब हम अपने शोज करने जाया करते थे गुजरात इलेक्शन के टाइम पर, तो लोग ये कहा करते थे आप एक सीएम को नहीं एक पीएम को भी बनवाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो माहौल इस वक्त गुजरात के अंदर बना हुआ है। इसलिए चारों बाई इलेक्शन की असेंबली सीट भी गुजरात की जीतने की संभावना है। और पोरबंदर और बनासकांठा जैसी वो सीटें जो अभी तक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड रही थी, वो सीटें भी बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं, जो अपने बात में गुजरात कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए क्योंकि गुजरात में कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक है। हमें मानते हैं कि युवाओं और बाकी जो लोग हैं उनका मोदी के प्रति ट्विटर, फेसबुक और दुनिया भर की सोशल मीडिया पर जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, एक रुझान बढ़ा है, एक झुकाव बढ़ा है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि कांग्रेस का कितना परंपरागत वोट बैंक बचा हुआ है। और पोरबंदर और बनासकांठा की सीट जीतना ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि क्या कांग्रेस कहीं अपना परंपरागत वोट बैंक खो तो नहीं रही है। लेकिन अगर इन चुनाव में किसी एक चुनाव की बात करी जाए और वो चुनाव क्या वाकई सेमीफाइनल है 2014 का, तो वो है महाराजगंज का चुनाव। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के सुप्रीमो है, 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने जनाधार को जीवित करने के लिए। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वहीं नीतीश कुमार भी पीछे नहीं थे। नीतीश कुमार जिनका पूरा सरकारी अमला, सरकारी प्रशासन, तमाम कुछ झोंक रखा था उन्होंने पीके शाही के पीछे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हार होती है। लालू बड़े खुश हैं। लालू के बारे में कहा जाता है आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइदर यू लव मी और हेट मी, यू जस्ट कांट इग्नोर मी। ये बात लालू के लिए कही जाती है और लालू ने इन चुनाव में एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। रामकृपाल यादव जी हैं आरजेडी की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ रामगोपाल यादव जी हैं आरजेडी की तरफ से। रामकृपाल यादव जी हैं आरजेडी की तरफ से। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी में, मैं अपने पैनल को बता दूं कि वो समाजवादी पार्टी के अंदर है। और दूसरी बड़ी बात ये कि नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ है। नीरज कुमार जी, हार मानते हैं? चुनावी रुझान आया है और निश्चित रूप से यह सीट परंपरागत रूप से भी पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के खाते में थी। हमारी पार्टी ने बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय पीके शाही जी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जो रुझान आए हैं वह निश्चित रूप से हमारे लिए चिंताजनक है। परंपरागत रूप से रही है, लेकिन ये तो बात आप कर रहे हैं 2009 की। उसके बाद तो विधानसभा चुनाव हुए, नीतीश कुमार जी सब जगह जाके बोले कि हमने जात पात सब दीवारें तोड़ दी हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास पर वोट हो रहा है। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जात पात पर वोट हुआ है, विकास पर नहीं। तो नीतीश कुमार जो अपना मुख्य मुद्दा था वो तो हार गए ना नीरज जी।
नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि जात पात पर वोट हुआ है। हमने ऐसी कोई टिप्पणी हमारी पार्टी के नेताओं ने तो नहीं की कि जात पात पर वोट हुआ है। और मैं दीपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको ले आना चाहता हूं एनडीए शासन के फर्स्ट फेज के अंतिम वर्ष के समय में जो चुनाव हुआ था, 18 सीट हुआ था विधानसभा का उपचुनाव और 8 सीट हम हारे थे। तो हम जब जनता का जनादेश मिलता है तो हम नई जिम्मेवारियों से अपने आप को लैस करते हैं और हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कार्य क्षमता पर अगर जनता को कुछ विचार दिए प्रश्न हमारे लिए खड़े किए तो हम उस पर विचार करते हैं। लोकतंत्र में यही मर्यादा होती है। चलिए, आज क्या सीख लेंगे हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन यादव साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ, हार तो स्वीकार रहे नीरज कुमार, लेकिन कह रहे हैं सीख भी मिलेगी, और इनने सीख ले ली तो फिर आपका क्या होगा? आपको नहीं लगता कि कास्ट इक्वेशन के चलते आपकी सीट निकल गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं? देखिए, विगत चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में ये सीट महाराजगंज की जनता ने दी थी, इसमें मात्र 2700 मत का अंतर था। और इस बार हमें लगता है कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, हमें लगता है 1 लाख से अधिक मतों से हमारे पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभुनाथ सिंह जी की विजय होगी। इस चुनाव में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अपना मतदान करने का काम किया। और विगत दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार चल रही है, जो विकास के दावे करती है, लॉ एंड ऑर्डर के दावे करती है और बहुत सारी दावे करने का काम करती रही है, मगर मैं समझता हूं कि विकास के दावे खोखले साबित हुए हैं। इनके सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, आम लोगों, कमजोर लोगों पर जुल्म ढाए गए हैं, बेविचारियों का बोलबाला रहा है, सामूहिक बलात्कार हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कई स्थानीय समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और हर वर्ग, हर तबका में गुस्सा था। जो विगत दिनों में हमारे नेता लालू प्रसाद के नेतृत्व में परिवर्तन रैली आयोजित की गई थी, जनता ने अपना पुरजोर समर्थन दिया था, लाखों के तादाद में इकट्ठे होकर के, और अब मत के माध्यम से महाराज की जनता ने ये आक्रोश व्यक्त किया है, जिसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। इनके लाख दावे के बावजूद भी वहां बिहार में, पूरे बिहार में ये स्थिति ये है, केवल महाराजगंज में नहीं, पूरे बिहार में ये स्थिति है। और इसीलिए इतने मतों के अंतर से हमारी जीत हो रही है। जनाक्रोश जो दिखा है आपको महाराजगंज में, वो जनाक्रोश पूरे बिहार में है। अब नीतीश कुमार जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पतन शुरू हो गया है, कब कोई रोक नहीं सकता है, और एनडीए के खिलाफ ये मत है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2014 में और आने वाले चुनाव 2015 में जो जनरल इलेक्शन होगा, उसमें इसी तरह का मैंडेट मिलने वाला है। और नीतीश कुमार जी के अब सरकार के प्रति लोगों की आस्था, लोगों का जो विश्वास था, वो डगमगा गया है, गिर गया है। अब नीतीश कुमार जी की पतन को कोई रोक नहीं सकता है। साफ जनादेश दिखता है। सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया गया। आपने ठीक कहा कि सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया। ये तंत्र और लोक के बीच में संघर्ष था। नीतीश कुमार बनाम लालू प्रसाद यादव में संघर्ष था। नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली जो आरजेडी है, उसको लोगों ने समर्थन करने का काम किया और भरपूर समर्थन दिया है, जो नतीजे सामने आपको दिख रहे हैं। नीरज जी, नीतीश कुमार वर्सेस लालू यादव था और नीतीश कुमार हार गए, पतन शुरू हो गया है। तो अभी प्रभुनाथ सिंह जी का रुझान ही बढ़ा है। प्रभुनाथ सिंह जी की भूमिका को तो रामकृपाल यादव जी ने नकार दिया, एक सिरे से नकार दिया कि प्रभुनाथ सिंह में भी उम्मीदवार थे, उनकी भी कोई राजनीतिक हैसियत थी, उसको तो उन्होंने नकार दिया सिरे से। चलिए, उनके खाते में सीधा सवाल है ना। मैं यही मुगालते में ये रहते हैं। पिछले एनडीए फर्स्ट फेज में भी जब 13 सीट में 8 सीट हम हार गए थे, तो इन लोगों ने कहा था कि अब तो नीतीश कुमार जी के जाने की बारी आ गई। जनता सब कुछ देखती है। और देखिए, महाराजगंज का जो चुनाव था, एक वैचारिक जो संस्कृति है, उस सवाल पर भी लड़ाई थी। अब जो हमारे उम्मीदवार थे यहाँ, आदरणीय पीके शाही जी बिहार के कानूनविद रहे हैं, महाधिवक्ता रहे हैं, एक प्रख्यात कानूनविद रहे हैं। उनकी हार अगर होती है तो लोकतंत्र में जो भरोसा करने वाले लोग हैं, उनके सामने भी चुनौतियां दरपेश होंगी कि क्या इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सुसंस्कृत व्यक्ति अगर जनता की अदालत में जाए और जनता की भावनाओं पर खरा नहीं उतरे, तो ये लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मूल्यों में भी जो लोग विचार करते हैं, उनके लिए भी दीपक जी मैं समझता हूं एक विचारणीय प्रश्न रहेगा।
विचारणीय प्रश्न। स्मिता मिश्रा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्मिता, नीरज जी डिबेट को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको फोकस रखते हैं। आज के विधानसभा लोकसभा चुनाव के उप नतीजे, एडवांटेज मोदी, डिसएडवांटेज नीतीश कुमार। जी हाँ, अभी तक के जो नतीजे आए हैं दोनों राज्यों के उपचुनावों में, उससे तो यही लगता है। आप अपने ही पैनल पे रामकृपाल जी की भाषा को देख लीजिए और वहां से जो फील्ड से आपके पास रिपोर्टें आ रही हैं, ये सिर्फ लोकसभा की एक सीट आरजेडी ने रिटेन कर ली। मुझे लगता है कि कम से कम बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये इतना इस शॉर्ट टर्म इसका फॉल आउट नहीं है। वैसे भी इस लोकसभा को बहुत कम समय रह गए हैं, इस सीट की अहमियत उस हिसाब से है भी नहीं। लेकिन यहां नीतीश कुमार के सरकार के जो सुशासन सरकार है देश की कहा जाता है, उसके कैबिनेट मंत्री चुनाव हारे हैं। और क्यों चुनाव हारे हैं, इसके कारण परसों जब वहां पर मतदान हुआ उस समय से बहुत साफ तौर पर हमारे पास रिपोर्टें आई हैं कि एनडीए जिस वोट बैंक को लेकर बिहार में अपने आप को बहुत आश्वस्त और एश्योर्ड समझते हैं, लालू यादव को रोकने के लिए जो कास्ट इक्वेशन एनडीए की तरफ से बनाया गया था, एक जिताऊ कॉम्बिनेशन, जो वो महाराजगंज की सीट में पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है। जिस सेकुलरिज्म को लेकर नीतीश कुमार कई कदम आगे बढ़ गए हैं, अपने सहयोगियों से भी उन्होंने तनाव मोल ले लिया है, वो सेकुलरिज्म का कार्ड कहीं ना कहीं महाराजगंज में दीपक जी नहीं चला है। और जो अकलियत के वोट हैं महाराजगंज में, जो कि करीब 1 लाख के करीब मेरा अंदाजा है मतदाता हैं, उन्होंने मोटे तौर पर कुछ एक छोटे अंश को छोड़कर मोटे तौर पर अकलियतों ने आरजेडी को ही अपना पुराना भरोसा कायम रखा है, जो अपर कास्ट है, जिसकी नाराजगी समय समय पर नीतीश कुमार को झेलनी पड़ती रही है। पहली विधानसभा का टर्म खत्म होने से पहले भी अपर कास्ट का एक गुस्सा, एक नाराजगी पेश आई थी। उसको नीतीश कुमार जी ने समय रहते संभाल लिया था, ये कहकर कि लालू यादव का राज वापस आ जाएगा, और वो लोग तो एक बार फिर से कंसोलिडेट हो गए थे एनडीए की ओर। यहां कम से कम महाराजगंज की एक सीट की बात जरूर मैं कह सकती हूं कि वहां अपर कास्ट के वोट पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गए हैं। चूंकि प्रभुनाथ सिंह जी जिस जाति को बिलोंग करते हैं, राजपूतों ने तो एक मुश्त वोट उनको डाला है, इसकी खबर बिल्कुल साफ है। जो भूमिहारों का वोट बैंक है वो भी टूटा है, इसकी इनपुट्स भी मतदान के दिन से ही पूरी तरह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मणों के वोट टूटे हैं, कोयरी समाज जो कुशवाहा है उनके वोट टूटे हैं। तो शुद्ध जातिगत समीकरण से अगर देखा जाए दीपक जी, तो महाराजगंज की सीट में एनडीए का जो जिताऊ कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह छितरा गया था, और इसी कोयरी समाज जो कुशवाहा है उनके वोट टूटे हैं। तो शुद्ध जातिगत समीकरण से अगर देखा जाए दीपक जी, तो महाराजगंज की सीट में एनडीए का जो जिताऊ कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह छितरा गया था, और इसीलिए आज के नतीजे आपके सामने हैं। सिर्फ सीट रिटेन नहीं किया है आरजेडी ने, उसकी मार्जिन पर भी गौर करना जरूरी है। और मैं समझती हूं कि जिस तरह, जैसा आपने कहा, ये डिसएडवांटेज नीतीश कुमार है, उसी तरह ये एडवांटेज लालू प्रसाद है। ऐसा इसलिए नहीं कि केवल महाराजगंज की सीट वो बचा पाए हैं, बल्कि इसलिए कि इस जीत का बिहार में लालू यादव की राजनीति पे बहुत असर पड़ सकता है। आरजेडी का मनोबल बढ़ेगा, इतना तय है। लालू यादव का भी मनोबल बढ़ेगा। आरजेडी की जो राजनीतिक एक्टिविटीज हैं, सड़कों पर उनके संगठन की जो कार्रवाइयां हैं, उसमें तेजी आएगी। एक मनोवैज्ञानिक जीत इस तरह से बनी है कि नीतीश कुमार जो है उनको भी कोई हरा सकता है, उनका तमाम जो सरकारी अमला है उसके इस्तेमाल के बावजूद। तो महाराजगंज की सीट, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ एक लोकसभा सीट का सवाल नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह बिहार की राजनीति में काम कर सकता है। और गुजरात का जहां तक सवाल है, आप गौर कर रहे होंगे कि इस समय बिहार भाजपा काफी खामोश है, क्योंकि एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो बीजेपी बिहार में इस जीत की, इस हार की खुशी तो मना नहीं सकती, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं शाही की इस हार से बीजेपी अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रही है। तो ये जो कुछ पिछले महीनों से चल रहा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बीच में, उसका एक और हाइटेंड, एक और बढ़ा हुआ स्वरूप हो सकता है हमें देखने को मिले। बिल्कुल बढ़ा हुआ स्वरूप देखने को मिले। नीरज जी, 2 सवाल आपसे बड़े सीधे सीधे। पहला सवाल तो ये कि जेडीयू के नेता, खासकर पीके शाही ने आरोप लगाया है मेरे ख्याल से महाराजगंज में कि बीजेपी ने हमको सपोर्ट नहीं किया, क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, अब तो जब मतदान केंद्र का जब सारा रिपोर्ट आएगा तो हम अपनी सारी बात समीक्षा में करेंगे। लेकिन एक बात, चुनावी प्रक्रिया के प्रारंभिक दौर में ही
जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, जिसके निर्वाचन क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में हिस्से पड़ते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी कबूल किया कि उनकी जिला पार्टी के अध्यक्ष दल विरोधी आचरण कर रहे हैं और उसको देखते हुए हमारी सहयोगी पार्टी ने चुनाव अभियान समिति की जिम्मेवारी दूसरे को सौंपी। ये प्रथम दृष्टया उनको ऐसा लगा और हम ये समझते हैं कि एनडीए का उम्मीदवार अगर लड़ रहा हो चुनाव और एनडीए के उम्मीदवार की अगर हार होगी तो निश्चित रूप से दोनों दल के नेतृत्व को इस पर विचार करना होगा कि अगर साझा उम्मीदवार है, साझा सरकार चला रहे हैं, तो उन चुनौतियों का भी हम साझा रूप से सामना करें। लेकिन यह प्रथम दृष्टया में लगा, मतलब प्रथम दृष्टया लगा कि बीजेपी ने आपको पूरा सपोर्ट नहीं किया। प्रथम दृष्टया में तो ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारी सहयोगी पार्टी की कार्यप्रणाली ने साबित किया कि अपने जिला अध्यक्ष को उन्होंने दरकिनार कर करके, और मैं नाम भी कहिएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम भी बता देता हूं कि चुनाव अभियान समिति बंशीधर तिवारी जी को बनाया, इसीलिए कि जिला अध्यक्ष पर कहीं ना कहीं अविश्वास का एक माहौल बना। तो ये निश्चित रूप से एक अनुशासित पार्टी के लिए तो ये हमारी सहयोगी पार्टी है। चुनाव जीतेंगे हारेंगे दोनों, यस या अवियस दोनों एक साथ मिलेगा हमको। लेकिन अगर ऐसा होता है और ऐसा अगर हुआ है तो ये निश्चित रूप से दोनों दल के लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। यादव जी, आप मानते हैं कि बीजेपी ने इनको सपोर्ट नहीं किया? देखिए, बात दरअसल ये है कि लोग अपने हार को मान नहीं रहे, अभी तक स्वीकार नहीं रहे हैं कि सरकार के खिलाफ ये जनमत था। एनडीए सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता थे, छोटे नेता थे, सब लोगों ने कैंप करने का काम किया है और भरपूर रूप से वहां कोशिश की है अपने पार्टी के माध्यम से प्रचार करने के लिए। मगर आमतौर पर एनडीए की सरकार के खिलाफ ही जन आक्रोश है। जनता का जो मत है, ये जन आक्रोश जनता के मत जो आया है दोनों के खिलाफ है और हार दोनों की हुई है, बिल्कुल मैं मानता हूं। अब इन लोगों का आपसी मामला है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि जदयू और भाजपा के बीच में क्या मामला चल रहा है, क्या दिख रहा है। ये तो अपने हार को छुपाने के लिए इस तरह का किसी के ऊपर तोहमत लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मगर मैं यही जानता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो कुशासन था उसके खिलाफ ये जन आक्रोश था, जो विगत दिनों में परिवर्तन रैली में दिखा। लाखों के तादाद में लोग आए थे राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली में, आज सशरीर उपस्थित होकर के विपरीत परिस्थिति में भी, गर्मी में भी अपनी आक्रोश को इजहार करने का काम किया था और लगे ही महाराज के चुनाव में मत के माध्यम से अपना आक्रोश इजहार करने का काम किया। और ये साफ दिख रहा है कि अब नीतीश कुमार की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पतन शुरू हो गया है। अब कोई रोक नहीं सकता, ला के कुछ कर लें, जनता इनके खिलाफ है और आगे आने वाले दिन में बिहार के राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो इस चुनाव के बाद आपको नतीजे आ रहे हैं वो दिख रहा है, वही आने वाले दिन में 2014 में भी दिखेगा। 2014 में भी दिखेगा, 16 में भी दिखेगा। लेकिन नीरज जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये, जब 2010 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जब नतीजे आए थे, तो नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी ने, मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें ठोक कर ये बात कही थी कि विकास के मुद्दे के आगे जाति पाति धर्म संप्रदाय सब बह चुका है, इसीलिए इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। इसका मतलब नीतीश कुमार की जो विकास की फिलॉसफी थी वो महाराजगंज में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नहीं, देखिए, महाराजगंज का उपचुनाव मैं बार बार इसको स्पष्ट कर रहा हूं, अब इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे कि क्यों हमारी हार हुई। लेकिन विकास राजनीति का एजेंडा है, राजनीतिक संस्कृति बिहार का एजेंडा है। बिहार की जनता पर हमको भरोसा है और ये भरोसा इतिहास में बिहार की जनता ने हमको ताकत देके करने का काम किया है। मैंने आपको कहा कि विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में 13 सीट में 5 सीट हम जीत पाए थे, 8 सीट हार गए थे। लेकिन हमारी आदत रही है कि जनता जब हमको चुनौतियां देती है तो हम उसको अवसर को चुनौती में तब्दील करते हैं। तो हम तो महाराजगंज के चुनाव परिणाम का विभिन्न कारणों से समीक्षा करेंगे, विभिन्न मदों समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से हमको भरोसा है कि अगर जनता का जनादेश हमारे खिलाफ जाता है तो जो भी चुनौतियां होंगी, हमारा
नेतृत्व इतना सक्षम है, समाज के विभिन्न तबकों के लिए हमने काम किया है। हमको ये भरोसा है कि लोग उस अंधे कानून, अंधे राज में नहीं जाना चाहेंगे जो बिहार में नरसंहार का दौर था, भ्रष्टाचार का दौर था, सामाजिक तनाव का दौर था। ये दौर में बिहार के लोग नहीं जाएंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। लेट्स टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड, इस बहस को और आगे बढ़ाते हैं। आज जो कुछ हुआ है, जो डेवलपमेंट बीजेपी के अंदर हुए हैं, जिस तरह से ये बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी को अब इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया जाएगा, क्योंकि नितिन गडकरी, जिनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई है, उन्होंने राज्यों की इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज बनने से इनकार कर दिया है। अब एक ही ऑप्शन है मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने का, जो कुछ एक दिन में पूरा हो जाएगा। ऐसे में आपको लगता है कि जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता बना रहेगा या टूट जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब चूंकि कम से कम प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं तो कैंपेन कमेटी के मुखिया के रूप में तो नरेंद्र मोदी की घोषणा कुछ समय के बाद हो ही जानी चाहिए। और जो एक चीज आडवाणी जी की तरफ से कार्ड खेला गया था, उसमें भी नितिन गडकरी ने सहयोग करने से मना कर दिया है। अब जो दिलचस्प बात होने वाली है वो ये है कि जो इस समय बीजेपी का टॉप नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो इन स्थितियों को कैसे रिकंसाइल करेगा, कैसे ये कोशिश करेगा कि गठबंधन भी अक्षुण्ण रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नेता बनाने से जो बीजेपी को वोटों में और लोकप्रियता में फायदे की गुंजाइश दिखाई दे रही है, वो गुंजाइश भी वो पकड़ के रखें, वो एडवांटेज उनके हाथ से निकल ना जाए। क्योंकि आप हालिया दिनों के सर्वे में आपने गौर किया होगा कि हर जगह जो यूपीए को नुकसान दिखाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये आशंका बनी हुई है कि एनडीए उसका भरपूर फायदा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। और बीजेपी में भी ये सोच काफी हद तक बन गई है कि नरेंद्र मोदी को नेता घोषित कर देने से उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर बीजेपी उस स्थिति को और मजबूत कर पाएगी, सॉलिडिफाई कर पाएगी। मुझे लगता है कि महाराजगंज की हार, हालांकि ये केवल एक लोकसभा का उपचुनाव है, लेकिन इसमें एक जो फॉलआउट मुझे आशंका दिखाई दे रही है वो ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले एक सेकुलर नेता के रूप में आगे बढ़ रहे थे, इस समय जो वो पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कैंप में मानती हैं और जो नीतीश कुमार को एक संभावना के रूप में शायद कहीं देख रही होंगी, अब उनके विचारों पे ब्रेक लग जाएगा। और कांग्रेस को सबसे पहले हमें कांग्रेस की तरफ गौर करना चाहिए, क्योंकि बिहार में अगर गुंजाइश थी तो वो कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल सीटों की अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश हो सकती थी। इस पर विचार भी शायद चल रहा था, लेकिन अब इतना साफ है कि कांग्रेस इस पर दोबारा सोचेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि इस समय भी जो सेक्युलर वोट बैंक है बिहार का, वो शायद लालू यादव के साथ ही बना हुआ है। अब रही बात एनडीए की राजनीति की, जो सवाल आपने किया, मुझे लगता है कि अब कम से कम कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ बहुत ही चंद दिनों के अंदर वो मोड़ पे बीजेपी पहुंच जाएगी जब उसे एक साफ फैसला लेना पड़ जाएगा कि अगर वो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं तो फिर बड़ा ठीक है, स्मिता समझ गया मैं। बड़ा क्विक कमेंट नीरज जी से। नीरज जी, अगर कैंपेन कमेटी के चीफ बनते हैं नरेंद्र मोदी तो क्या जेडीयू एनडीए से बाहर हो जाएगा? इसका मतलब वो प्रॉक्सी पीएम कैंडिडेट बन गए। कुछ हफ्तों का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसके लिए आपको? नहीं, उनके दल का आंतरिक मामला, किसको कौन जिम्मेवारी देता है, हम तय करने वाले कौन है। एनडीए के संयोजक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब मामला आएगा तो हम अपना नजरिया रखेंगे। नजरिया मेरा देश जानता है मेरा। तो रामकृपाल जी, क्या गोद में बैठने वाले हैं मोदी के नीतीश कुमार जी? हाँ, पूछा फिर रिपीट करेंगे। क्या मोदी जी की गोद में बैठने वाले नीतीश कुमार कमजोर होने के बाद? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि नीतीश कुमार जी लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ करके सत्ता का स्वाद लेते रहे हैं। सत्ता से प्रेम इतना अधिक है कि कदापि भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ इनका संबंध नहीं टूटने वाला है। और आगे भी अगर वो सत्ता में बने रहने का ख्वाब देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के गोद में ही बैठना पड़ेगा, आरएसएस के गोद में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी सत्ता के बगैर एक मिनट रह भी नहीं सकते हैं। गोद में चाहे जितना भी बैठ लें, मगर बिहार की जनता अब इनको अपने मन से उतार दी है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बिहार की जनता ने नकार दी है और आने वाले दिन में नीतीश कुमार जी की सरकार भी जाएगी और इनके पूरे के पूरे कुनबा भी समाप्त होगा। बिहार की जनता ने यह संदेश
महाराजगंज के चुनाव से स्पष्ट देने का काम किया है। नीरज जी, एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? वक्त कम है मेरे पास, क्योंकि ये साफ कह रहे हैं कि आप गोद में बैठते हैं तो जा रहे हैं। अरे सर्टिफिकेट उनसे चाहिए हमको। अरे बिहार की जनता का जनादेश है सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव का। महाराजगंज उपचुनाव का परिणाम अगर हमारा नकारात्मक रहा तो हमारे लिए चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हम जनता समीक्षा के दौरान उन तमाम चुनौतियों का हमने पहले भी हमको हार से हमने सबक लिया है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उस हार से सबक लेंगे, लेकिन हमको ये भरोसा है कि बिहार की जनता आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसा व्यक्ति जिसने राजनीतिक संस्कृति की मर्यादा को तार तार कर दिया हो, उसके झांसे में बिहार की जनता समूह के रूप में नहीं आने वाली। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिनट मिनट की अपडेट के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे।